मान लीजिए कि किसी ने अपना स्मार्टफोन ना रात भर चार्जिंग पर लगा कर रखा और हाँ। सुबह उठकर जैसे ही केबल निकाली और स्क्रीन पर देखा तो बैटरी सिर्फ 20% है। अरे ये तो मतलब बहुत ही झुंझलाहट वाली बात है। बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अजीब बात यह है कि आजकल इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम 8 या 9 घंटे की भरपूर नींद लेते हैं। हाँ, और वीकेंड्स पर आराम भी करते हैं। सही कहा। लेकिन फिर भी अंदर से हमेशा एक गहरी थकावट सी महसूस होती है। एक ऐसा खालीपन और सुस्ती जो किसी भी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या लंबी छुट्टी से नहीं जाती। एकदम सही बात है। ये आजकल बहुत आम हो गया है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मिशन इस रहस्य को सुलझाना है। हम ये डिकोड करेंगे कि भरपूर आराम के बावजूद इंसान थका हुआ क्यों है। और इसके लिए आज हम जिस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं वो डिसिप्लिन एक्सपर्ट चैनल का एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। हाँ, वो मुसाशी के ऊर्जा सिद्धांत या मुसाशीज एनर्जी मेथड वाला। बिल्कुल वल्ली, ये स्रोत ना इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि ज्यादा काम का मतलब हमेशा ज्यादा थकान होता है। अ, इसके मुताबिक सच्ची ऊर्जा शारीरिक आराम से नहीं बल्कि मानसिक तालमेल यानी एनर्जी अलाइनमेंट से आती है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि ये सिर्फ 17वीं सदी के जापान की कोई पुरानी दार्शनिक कहानी नहीं है। हाँ, मतलब ये आज भी लागू होती है ना। बिल्कुल, ये इंसानी मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का एक ऐसा सच है जिसे हमारी आधुनिक दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। हम लगातार इस बर्नआउट का इलाज बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हैं। जैसे वो नई अर्गोनॉमिक कुर्सियां लेना या स्लीप ट्रैकर पहनना। हाँ, या फिर छुट्टी लेकर पहाड़ों की ट्रिप पर जाना। लेकिन ये स्रोत हमें गहराई से बताता है कि थकान का असली कारण शरीर में नहीं है। ये उन अदृश्य बोझों में है जिन्हें लोग हर दिन अपने दिमाग में ढो रहे हैं। इसी अदृश्य बोझ वाले विचार को समझाने के लिए ना स्रोत में क्योटो के एक युवा समुराई ताकेशी की कहानी का जिक्र है। जो मास्टर यामा के डोजो में ट्रेनिंग कर रहा था। सही। तो तकेशी सबसे ज्यादा मेहनत करता था, सबसे कम सोता था, मतलब वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। लेकिन केवल 6 महीने के अंदर ही वो बुरी तरह से टूट गया। उसे एक भयानक बर्नआउट हो गया था। हाँ, शरीर में जान ही नहीं बची। जब उसके गुरु मास्टर यामा ने उसकी ये हालत देखी, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने तकेशी से कहा कि तुम थके हुए हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारा शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा भारी है। आत्मा का भारी होना सुनने में थोड़ा काव्यात्मक लगता है, हाँ, थोड़ा पोएटिक है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत सटीक है। मास्टर यामा इस बात को स्पष्ट करने के लिए तकेशी को मियामोतो मुसाशी का उदाहरण देते हैं। इतिहास के पन्नों में मुसाशी को सबसे महान तलवारबाजों में से एक माना जाता है। स्रोत में बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। हाँ, 60 से अधिक जानलेवा द्वंद्व युद्ध। 60 से अधिक। बाप रे। और वो भी उस दौर में जब एक छोटी सी चूक का मतलब सीधा मौत होता था। इसके बावजूद उन्होंने लगातार नई कलाओं का निर्माण किया, अपना दर्शन लिखा और 62 साल की उम्र तक बिना थके पूरी ऊर्जा के साथ जिए। मतलब उन्हें कभी बर्नआउट नहीं हुआ। कभी नहीं। और मास्टर यामा समझाते हैं कि मुसाशी इसलिए नहीं थके क्योंकि उन्होंने कोई अदृश्य पत्थर नहीं उठाया था। हाँ, ये जो अदृश्य पत्थर वाली बात है ना, इसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मास्टर यामा समझाते हैं कि हर बार जब कोई व्यक्ति दूसरों की मंजूरी या कह सकते हैं वैलिडेशन के लिए काम करता है तो वो एक मानसिक पत्थर उठा रहा होता है। बिल्कुल। हर बार जब हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं या ऑफिस में समाज में दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम एक और भारी पत्थर अपने ऊपर लाद लेते हैं। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में दर्जनों भारी ऐप्स खुले हों। हाँ, भले ही स्क्रीन बंद हो। बिल्कुल, फोन टेबल पर शांति से रखा हो लेकिन वो छिपे हुए बैकग्राउंड ऐप्स लगातार डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और बैटरी चूस रहे हैं। हमारी आधी ऊर्जा तो सिर्फ ये सोचने में खर्च हो जाती है कि लोग हमारे काम के बारे में क्या सोचेंगे। और इसी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें ना, तो दिमाग का जो हिस्सा हमारे सामाजिक रिश्तों, दूसरों की राय और हमारी इमेज को लेकर फिक्रमंद रहता है, वो लगातार ऊर्जा की खपत करता है। मतलब वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता। नहीं, वो चलता रहता है। जब इंसान खुद की कला या काम पर महारत हासिल करने के बजाय उन दर्शकों के लिए परफॉर्म करने लगता है जो वास्तव में देख भी नहीं रहे हैं, तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरड्राइव में चला जाता है। अच्छा। ये कॉर्टेक्स लगातार भविष्य की संभावनाओं की गणना करता है। जैसे अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा, या अगर मैं फेल हो गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी।
और ये सब सोचने में ऊर्जा जाती है। बहुत ज्यादा। ये निरंतर मानसिक उथल-पुथल और दिखावे का दबाव दिमाग के अंदर बहुत भारी मात्रा में ग्लूकोज जलाता है। और जब दिमाग का ग्लूकोज कम होता है तो शरीर अपने आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगता है। भले ही इंसान सारा दिन सिर्फ कुर्सी पर ही क्यों ना बैठा रहा हो। बिल्कुल। मतलब हम सचमुच अपनी बायोलॉजिकल बैटरी को ख्याली पुलाव पकाने में खर्च कर रहे हैं। अब ये जो मानसिक कचरे और भविष्य की चिंता वाली बात है ना, इसे स्रोत में तकेशी की ट्रेनिंग के एक और शानदार हिस्से से जोड़ा गया है। वो पहाड़ों वाली ट्रेनिंग। हाँ, मास्टर यामा उसे पहाड़ों में 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के लिए जाने को कहते हैं। अब ताकेशी क्या करता है, वो स्टोर रूम में जाता है और दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर लेता है। एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा तलवार, एक कंबल और एक कटोरा। बस यही। और यहीं पर मुसाशी का डोकोडो सिद्धांत सामने आता है, जिसका मतलब है अकेले चलने का रास्ता। स्रोत कहता है कि मुसाशी के अनुसार हर बेकार चीज एक बोझ है, हर लगाव एक जंजीर है। सही कहा। मुसाशी का ये डोकुडो दर्शन बहुत ही निर्मम तरीके से स्पष्ट है। ऊर्जा ज्यादा चीजें बटोरने, ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने या ज्यादा रिश्ते बनाने से नहीं आती। सच्ची ऊर्जा कम बोझ उठाने से आती है। लेकिन रुकिए, यहां मुझे स्रोत की इस बात पर थोड़ा संदेह होता है। कैसा संदेह? मतलब क्या शायद काम आने वाली चीजों को पूरी तरह से हटा देना एक तरह की बेवकूफी नहीं है? मेरा मतलब है, आज की इस अनिश्चित दुनिया में क्या भविष्य की तैयारी करना, सेविंग्स करना या कोई बैकअप प्लान रखना हमें सुरक्षित नहीं बनाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक कटोरा और तलवार लेकर चले, तो क्या वो पूरी तरह से लापरवाह और गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर हम इस विचार को थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो डोकेडोको का मतलब भविष्य के लिए व्यावहारिक तैयारी करने से मना करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है लगाव और उसके साथ आने वाले डर से बचना। इसे हम महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के स्टोइक दर्शन से जोड़ सकते हैं। स्टोइकिज्म, हाँ। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इंसान की ऊर्जा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आती है जिन्हें वो नियंत्रित कर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। मतलब दिमाग पर कितना बोझ है? बिल्कुल। बैकअप प्लान रखना अक्लमंदी है, लेकिन उस बैकअप प्लान के डर को हमेशा अपने सीने पर एक पत्थर की तरह ढोना ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी है। वो बात तो है। जब हम उन चीजों से लड़ते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कल क्या होगा, इकोनॉमी कैसी रहेगी या लोग क्या कहेंगे, तो हमारे दिमाग का कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाता है कि वर्तमान में काम करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। तो मुसाशी ने तैयारी न करने को नहीं कहा था। नहीं, उन्होंने उस मानसिक कचरे और डर को हटाने को कहा था जो इंसान को पंगु बना देता है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। मतलब छाता साथ लेकर चलना समझदारी है, लेकिन सारा दिन आसमान की तरफ देखकर बारिश के डर से कांपते रहना ऊर्जा की बर्बादी है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और ये डर और नतीजे की चिंता वाला जो बिंदु है ना, यहाँ कहानी सच में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मास्टर यामा देखते हैं कि ताकेशी कमजोर छात्रों के खिलाफ तो बहुत ऊर्जावान रहता है, लेकिन जैसे कोई सीनियर आता है वो थक जाता है। हाँ, बहुत जल्दी थक जाता है। तो मास्टर यामा उसे आंखों पर पट्टी बांधकर स्पेयरिंग यानी अभ्यास करने को कहते हैं, ताकि वो देख ही ना सके कि सामने वाला कौन है। और ऐसा करके मास्टर यामा ने सीधे उस जड़ पर वार किया जहां से ताकेशी की ऊर्जा लीक हो रही थी, यानी तुलना करने की आदत। तुलना करना, हाँ। जब इंसान तुलना करता है तो वो अपनी आधी ऊर्जा सामने वाले के रुतबे, उसकी ताकत और उसके रास्ते को दे देता है। बिना लड़े ही आधी हार हो जाती है। बिल्कुल। पट्टी बांधकर लड़ने से ताकेशी सिर्फ और सिर्फ अपने सामने आ रहे हमले कर प्रतिक्रिया दे सकता था। यस। वो इस जजमेंट के बोझ से पूरी तरह आजाद हो गया कि उसका विरोधी उससे कितना बेहतर है। एकदम सही। और जब ताकेशी की आंखों से पट्टी हटती है ना, हाँ। तो स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य है। उसका मुकाबला दोजो के सबसे बेहतरीन छात्र हिरोशी से होता है, जो कि उससे काफी बेहतर था। हाँ, हिरोशी तकनीकी रूप से ताकेशी से कहीं बेहतर था। उसके मूव ज्यादा शार्प थे, वो लगातार आक्रामक हमले करा था। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ही एक अजीब चीज होती है। क्या? लगता है पसीने से तरबतर हो जाता है और थककर चूर हो जाता है, जबकि ताकेशी बिल्कुल तरोताजा और शांत रहता है। ये तो एकदम उल्टा हो गया। हाँ, जब हिरोशी हारने के बाद पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो ताकेशी का जवाब स्रोत का सबसे मजबूत हिस्सा है। ताकेशी कहता है कि तुम जीतने के लिए लड़े, जबकि मैं सिर्फ मौजूद रहने के लिए लड़ा। वाह। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं ना, तो ये ऐसा है जिसे कोई व्यक्ति हाईवे पर गाड़ी चला रहा हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान सामने की सड़क और स्टीयरिंग पर होने के बजाय फोन के नेविगेशन मैप पर लगा हो। मतलब वो सिर्फ मंजिल देख रहा है। हाँ,
वो बार बार मैप देख रहा है कि मंजिल कितनी दूर है, कितने मिनट बचे हैं, कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। मंजिल पर फोकस करने से यात्रा आसान नहीं होती, बल्कि दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है और ड्राइवर मानसिक रूप से बहुत जल्दी थक जाता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये नेविगेशन मैप वाली बात सीधे न्यूरोसाइंस के उस सिद्धांत से जुड़ती है जिसे स्प्लिट एनर्जी या बंटी हुई ऊर्जा कहा जाता है। स्प्लिट एनर्जी मतलब ऊर्जा का बट जाना। हाँ, जब कोई इंसान कोई मुश्किल काम कर रहा होता है, जैसे गाड़ी चलाना या तलवारबाजी करना, तो उसके दिमाग का मोटा कॉर्टेक्स पूरी तरह से व्यस्त होता है। अब अगर उसी समय दिमाग का दूसरा हिस्सा नतीजे के बारे में सोचने लगे, मतलब जीतने, हारने या जल्दी पहुंचने के बारे में। बिल्कुल, तो दिमाग को एक साथ दो बहुत ही जटिल काम करने पड़ते हैं। इस स्प्लिट एनर्जी से दिमाग बहुत तेजी से ओवरहीट हो जाता है। और फिर बर्नआउट हो जाता है। सही। मुसाशी अक्सर एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहते थे जिसे जापानीज मार्शल आर्ट्स में मुशिन कहा जाता है। मुशिन का अर्थ है बिना मन की स्थिति। बिना मन की स्थिति। आज का आधुनिक खेल मनोविज्ञान शायद इसे ही फ्लो स्टेट कहता है ना? कार्रवाई के बीच में नहीं आती। मुसाशी ने अनासक्त या नॉन अटैचमेंट का कड़ा अभ्यास किया था। मतलब उन्हें नतीजों से फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, जब इंसान के पास खोने का कोई डर नहीं होता और जीतने की कोई बेताबी नहीं होती, तो दिमाग का पूरा फोकस सिर्फ वर्तमान पल पर आ जाता है और इस पूरी एकाग्रता की वजह से इंसान को अपनी ऊर्जा असीमित महसूस होती है। लेकिन इस असीमित ऊर्जा वाले फ्लो स्टेट तक पहुंचना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत समय लगता है। कहानी का अगला हिस्सा बताता है कि ताकेशी को एक और बेहद कठिन और उबाऊ परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मास्टर यामा उसे 90 दिनों के लिए पहाड़ों में र्यूगिंग मंदिर भेज देते हैं। जहाँ का रूटीन बहुत ही सख्त था। बहुत ज्यादा। वहां की दिनचर्या इतनी नीरस थी कि सुनकर ही थकान हो जाए। सुबह 3 बजे उठना, बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाना, घंटों ध्यान करना और फिर दिन भर सिर्फ शारीरिक श्रम करना, जैसे सीढ़ियां साफ करना या कुएं से पानी ढोना। ये तो किसी के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हाँ, और ताकेशी के साथ भी यही हुआ। एक दिन भारी बाल्टियां धोते समय ताकेशी अंदर ही अंदर कुड़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं तो एक महान योद्धा बनने आया था, मैं ये झाड़ू पोछा और पानी ढोने का बेकार काम क्यों कर रहा हूं? उसे लगा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। तब वहां के मास्टर हाक्विन उसे समझाते हैं कि काम का विरोध करना ही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा लीक होती है। वो ताकेशी को बताते हैं कि इंसानों को नवीनता यानी हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की लत लग गई है और यही लत उन्हें थका देती है। और मुसाशी ने तो इस अनुशासन और नीरसता को ही अपनी लय यानी रिदम बना लिया था। हाँ। लेकिन यहाँ से एक बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, खासकर हमारी आज की दुनिया के लिए, जहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है। लोग सोचते हैं कि जब तक अंदर से आग ना लगे, काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो मेरे दिमाग में भी आ रहा था। क्या इतनी एक रास्ता, रूटीन और नीरसता किसी भी इंसान को एक मशीन या बिना भावनाओं वाला रोबोट नहीं बना देगी? ये डर बहुत लोगों को लगता है। हम तो हमेशा किताबों और स्पीकर से यही सुनते आए हैं कि जीवन में उत्साह, नए अनुभव, पैशन और मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ एक तय रूटीन बन जाए जहां कोई रोमांच ही ना हो, तो फिर इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है और ज्यादातर लोग इसी जगह आकर फंस जाते हैं। लेकिन हमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन और लय यानी रिदम के बीच के गहरे वैज्ञानिक अंतर को समझना होगा। इन दोनों में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। भावनाओं और प्रेरणा के आधार पर काम करने में बहुत भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि प्रेरणा कोई स्थायी चीज नहीं है। वो तो आती जाती रहती है। हाँ, ये एक स्पार्क प्लग की तरह है। आपको रोज खुद को नए सिरे से प्रेरित करना पड़ता है। काम शुरू करने के लिए खुद से मानसिक बहस करनी पड़ती है। जैसे जिम जाने से पहले खुद को मनाना। बिल्कुल। लेकिन अनुशासन जब वो एक लय बन जाता है, तो वो ऊर्जा बचाता है। सोचिए, क्या सुबह उठकर दांत ब्रश करने के लिए किसी को मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो तो बस हम उठते हैं और कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिमाग के बेसल गैंग्लिया में एक आदत की तरह सेट हो चुका है। वो एक लय है। लय में काम करने के लिए दिमाग के थकाने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को
फैसले नहीं लेने पड़ते। ओहो, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। जब काम लय बन जाता है तो अंदर का मानसिक प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है, वो खत्म हो जाता है, और जहां प्रतिरोध नहीं होता वहां ऊर्जा खर्च नहीं होती। मास्टर हाकुइन ताकेशी को यही सिखा रहे थे कि पानी ढोने का विरोध मत करो, उसे बस पानी ढोना रहने दो, उस निरस्ता को भी एक ध्यान में बदल दो। ये दांत ब्रश करने वाले उदाहरण ने तस्वीर एकदम साफ कर दी। मतलब जब हमें काम शुरू करने के लिए अपने ही दिमाग से लड़ना ना पड़े तो वो सारी ऊर्जा बच जाती है। बिल्कुल, और जो ऊर्जा बच जाती है वही हमें बाद में फ्लो स्टेट में ले जाती है। अब इस पूरी ट्रेनिंग, डोकोडो, फ्लो स्टेट और लय की अंतिम परीक्षा का समय आता है। स्रोत के अंतिम हिस्से में 9 महीने की इस कड़ी तपस्या के बाद ताकेशी वापस लौटता है और उसे एक बेहद खतरनाक क्रूर रोनेन, नाकामुरा, का सामना करना पड़ता है। नाकामुरा कोई आम लड़ाका नहीं था। नहीं, उसने कई कुशल समुराइयों को मौत के घाट उतारा था। लड़ाई शुरू होती है और नाकामुरा पूरी आक्रामकता, भयानक गुस्से और जीतने की हिंसक चाह के साथ आज हमला करता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन ताकेशी का बर्ताव कैसा था? बिल्कुल हैरान करने वाला। ताकेशी बिल्कुल शांत, स्थिर और बिना किसी आक्रामकता के खड़ा रहता है। वो सिर्फ नाकामुरा के हमलों पर सही समय पर प्रतिक्रिया देता है। कोई अतिरिक्त मूवमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है? महज 10 मिनट के अंदर नाकामुरा बुरी तरह हांफने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो पूरी तरह से थककर चूर हो जाता है। ताकेशी बिना पसीना बहाए, बिना थके उसे निहत्था कर देता है। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, जीतने के बाद वो बिना किसी जश्न के, बिना किसी तारीफ या मान्यता की उम्मीद किए शांति से अपने तलवार वापस म्यान में डालता है और वहां से चला जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका निचोड़ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ताकेशी की ये जीत किसी सीक्रेट निंजा तकनीक को सीखने का नतीजा तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें कोई भी जादुई तकनीक नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को लीक होने से रोकने का परिणाम था। इस पूरी चर्चा का सार यही है, हमारी ऊर्जा इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या काम कर रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम वो काम क्यों और कैसे कर रहे हैं। मतलब इंटेंशन और अलाइनमेंट ज्यादा जरूरी है। हाँ, जब नाकामुरा लड़ रहा था तो वो अपने अहंकार, अपनी क्रूरता और दूसरों को नीचा दिखाने की भूख से संचालित था। ईगो को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जब ताकेशी लड़ रहा था तो वो अपने सच्चे रास्ते से अलाइन हो चुका था। जब किसी इंसान का काम उसके आंतरिक सत्य से मेल खाता है, जब समाज की तालियों और बाहरी मान्यता की भूख पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो ऊर्जा अनंत हो जाती है। क्योंकि तब कोई लीकेज नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि तब इंसान अपनी कीमती ऊर्जा को उन बेकार के मानसिक संघर्षों, ईगो और डर में गवा नहीं रहा होता। चर्चा को इस बात से समेट सकते हैं कि अनंत ऊर्जा सिर्फ वीकेंड्स पर सोफे पर पड़े रहने या ज्यादा आराम करने से नहीं मिलती। ऊर्जा आराम में नहीं है, ऊर्जा अलाइनमेंट में है। ऊर्जा उन आदतों को हटाने से मिलती है जो दीमक की तरह हमें अंदर से खा रही हैं, जैसे दूसरों से अपनी तुलना करना, बिना बात का गुस्सा पालना, हर चीज को परफेक्ट बनाने की सनक, और क्या होगा अगर का भारी पत्थर अपने सीने पर लेकर चलना। सही कहा। जब कोई ये समझ जाता है कि उसे कुछ नया हासिल करके या नई चीजें बटोरकर ऊर्जा नहीं बनानी है, बल्कि केवल उन छेदों को बंद करना है जहां से ऊर्जा रोज रिस रहे हैं, तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। हाँ, मुसाशी का रहस्य बस इतना ही था कि उन्होंने उन सभी चीजों का निर्ममता से त्याग कर दिया था जो उनके लिए आवश्यक नहीं थी। तो जैसे हमने शुरुआत में उस स्मार्टफोन की बैटरी की बात की थी, जो बिना इस्तेमाल किए ही खत्म हो जाती है, शायद अब समय आ गया है कि हम उन सभी मेंटल बैकग्राउंड ऐप्स को जबरदस्ती बंद कर दें जो हमारी मानसिक शांति को चूस रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ विदा लेने से पहले एक नया विचार है जिस पर आराम से अकेले में विचार किया जा सकता है। अक्सर इंसान सफल होने के लिए या अपने जीवन में नई ऊर्जा लाने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता है। कोई नई स्किल सीख ले, नए लक्ष्य बना ले। हाँ, या नई आदतें डाल लें या नया रूटीन फॉलो करें। हमेशा यही सोचना कि मुझे और क्या हासिल करना है, शायद यही सबसे बड़ी थकावट है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। तो आज रात खुद से ये मत पूछिए कि कल ऊर्जावान महसूस करने के लिए नया क्या करना है, बल्कि ये पूछिए कि कल कौन सा पुराना बोझ, कौन सा डर या कौन सी फिक्र वहीं छोड़कर आगे बढ़ना है। वाकई एक बहुत ही पावरफुल विचार है छोड़कर जाने के लिए। इसी के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उन अदृश्य पत्थरों को नीचे रखिए, बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कीजिए और हल्के होकर चलिए।